नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, भी प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नए पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। मल्लिक मोहम्मद जायसी जी के पदों की व्याख्या हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ 8 कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी इनका नाम इसलिए पड़ा कि जायस के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम जायसी पड़ा। पद्मावत काव्य में संकलित पद्मावत ये इनका महाकाव्य है, बहुत बड़ा काव्य है, ये बहुत प्रसिद्ध काव्य है। पद्मावत से ये मल्लिक मोहम्मद जायसी जी ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। और पद्मावत काव्य में ही नागमती वियोग खंड से पदों की व्याख्या हम करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। तो उससे पहले थोड़ा सा मल्लिक मोहम्मद जी के बारे में जानकारी देते हैं। मल्लिक मोहम्मद जायसी जी, प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म संवत 1550 में जायस में हुआ था, जो कि यूपी में है। देहावसान संवत 1600 में अमेठी में हुआ था। जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये प्रेम मार्गी शाखा के, यानी भक्ति में भी ये कौन सी शाखा के हैं? प्रेम मार्गी। भक्ति काल में प्रेम मार्गी शाखा के ये कवि हैं, जिसको आगे हम सूफी काव्य हम कहते हैं, जिसको, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनको अमेठी राजघराने में पर्याप्त सम्मान भी दिया। यद्यपि ये काने और कुरूप थे, कहा जाता है कि ये काने थे, एकांक्षी काने थे और कुरूप भी थे, सुंदर नहीं थे इतने, किंतु फिर भी प्रतिभा के धनी थे, बहुत ये प्रतिभाशाली थे। शेरशाह इनकी इस विकृत छवि को देखकर हंस पड़ा था। शेरशाह सूरी का समय था, तो शेरशाह ने एक बार इनको देखा तो विकृत छवि को देखकर हंस पड़ा। तब उन्होंने कहा था कि मोही का हंसही की कोहराई, कि मोही का हंसही की कोरही। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने इसके हंसने पर उसका जवाब दिया। जायसी जी जन्म से मुसलमान भले ही हो, किंतु हृदय से हिंदू थे। इसका जीवंत प्रमाण उनकी कृति पद्मावत है। और वैसे भी सूफी काव्य, जो सूफी कवि थे, उन्होंने अधिकतर रचनाएं हिंदू नाम से लिखी, यानी उनके जो पात्र थे वो हिंदू नायिकाएं थी और हिंदू नायक नाम से थी ये। तो जायसी जी पद्मावत जो प्रेम प्रधान महाकाव्य है। पद्मावत इनका जो सर्वश्रेष्ठ, इनकी प्रसिद्धि का कारण था पद्मावत। और पद्मावत प्यारे विद्यार्थियों ये महाकाव्य है इनका, और इस महाकाव्य के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी, पद्मावत के कारण। पद्मावत प्रेम प्रधान काव्य है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। पद्मावत वो कैसा काव्य है? प्रेम प्रधान काव्य है। इसमें इतिहास और कल्पना का तुल्य योग भी है, इतिहास और कल्पना का दोनों का मिश्रण है। जायसी प्रेम के दीवाने थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी जायसी जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, दोनों की संस्कृति को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया। उन्होंने संसार को देखा भी था और समझा भी था, संसार को देखा भी और समझा। जायसी एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। जायसी एकेश्वरवादी थे, यानी एक ही ईश्वर को मानने वाला एकेश्वरवादी। और ये होते हुए भी अद्वैतवादियों की तरह, अद्वैत का मतलब होता है ए और द्वैत, द्वैत का अर्थ होता है दो। ए मैंने जो नहीं है, दो, दो नहीं है, क्या दो क्या है? आत्मा और परमात्मा दो है, वो दो न होकर के एक है, तो वो होता है अद्वैत। तो वो अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। वे अनहलक वाली विचारधारा मानते थे। अनहलक विचारधारा है ये। अनहलक वाली विचारधारा के साथ अहम ब्रह्मास्मि, जो कि आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत में विश्वासी थे। उनके ऊपर वेदांत का भी पर्याप्त प्रभाव था।
वेदांत का प्रभाव पड़ा इन पर। इसी से वे जगत की ब्रह्मा से पृथक सत्ता को छाया मात्र मानते थे। वे संसार को ब्रह्मा की एक पृथक सत्ता के रूप में एक छाया मात्र मानते थे। इनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का भी आभास मिलता है। इनके वेदांतों से, इनकी रचनाओं में हमें वेदांत का जो प्रतिबिंब देखने को मिलता है, आभास सा दिखता है। जायसी की वृत्ति खंडनात्मक न होकर के मंडनात्मक थी। खंडन और मंडन की जो प्रवृत्ति होती है, खंडन मंडन एक दूसरे के विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है। खंडन में न तोड़ना और मंडन में न जोड़ना। तो खंडन मंडनात्मक थी, खंडनात्मक न होकर के मंडनात्मक इनकी वृत्ति थी, स्वभाव था। वे सूफी थे। जायसी जी क्या थे? सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में आता है। और सूफी काव्य धारा किस में है? प्रेम मार्गी शाखा में। ठीक है। भक्ति में दो प्रकार की भक्ति है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब फिर सगुण में भी दो भागों में बंट गया, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, यानी रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा हो गई। और उसमें प्यारे विद्यार्थियों दो शाखाएं होगी, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। फिर ज्ञानाश्रयी शाखा के भी एक और शाखा बन गई, यानी ज्ञानाश्रयी कवि वो होते जो संत काव्य धारा, जिसको हम संत काव्य धारा में पढ़ते हैं, ज्ञानाश्रयी। और जो प्रेम मार्गी थे, प्रेमाश्रयी थे, वो सूफी काव्य धारा कहलाती है। तो इस प्रकार से ये विभाजन है भक्ति का। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, वो सूफी थे, अतः इसी मत के पूजक होने के नाते वे निर्गुण ईश्वर को मानते थे। निर्गुण ईश्वर अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों और अनंत शक्ति से पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे। यद्यपि जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, तथापि पद्मावत में वीर रस का भी स्थान पर सुंदर परिपाक हुआ है। पद्मावत इनके महाकाव्य में कहीं कहीं पर वीर रस के भी जो है भाव दिखते हैं स्पष्टता से। जायसी जी ने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम लिखा था। जायसी जी की रचनाओं में सबसे पहली रचना, जो प्रमुख रचना थी, वो पद्मावत। इनसे वो बड़े प्रभावित हुए, प्रसिद्ध हुए। पद्मावत, एक था आखिरी कलाम और एक था इनका अखरावट। तो ये जो तीन रचनाएं इनसे वो प्रसिद्धि प्राप्त की इन्होंने, और उनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको पद्मावत महाकाव्य से मिली। प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिए, इनमें से इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावती है। हिंदी के प्राचीन महाकाव्यों में रामचरितमानस से पूर्व पद्मावत का ही स्थान आता है। रामचरितमानस तो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, ये भी महाकाव्य है। तो इनसे भी पहले जायसी जी का समय था, तुलसीदास जी से पहले समय किसका था? जायसी जी का था। तो जायसी जी का जो रचना थी वो पद्मावत, वो एक तरह से उस समय प्राचीन महाकाव्य में अपना स्थान रखती है। वस्तुतः जायसी जी ने हिंदू मुस्लिम ऐक्य के लिए पर्याप्त श्रम किया। ऐक्य माने एकता के लिए बहुत पर्याप्त श्रम किया, मेहनत की। काव्य कला की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, जायसी जी का पद्मावत सूफियों की मसनवी शैली पर लिखा गया है। सूफी काव्य धारा में एक शैली चलती है लिखने की, सूफी काव्य धारा में, उसका नाम है मसनवी शैली। मसनवी शैली का इन्होंने प्रयोग किया और एक प्रेम प्रधान काव्य है ये। मसनवी शैली पर लिखा हुआ, पद्धति पर लिखा हुआ एक प्रेम प्रधान काव्य है पद्मावत। इसके आधार पर जायसी जी की काव्य कला को स्पष्टतः हृदयंगम किया जा सकता है। नंबर 1 पर है पद्मावत इति वर्तात में, ये पृष्ठ संख्या आपके 68 पर है प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक प्राचीन काव्य में। पद्मावत इति व्रतात्मक होते हुए भी रसात्मक है, यानी घटना, ऐतिहासिक घटनाक्रम होते हुए भी रसात्मक है, रस आता है, आनंद आता है इसको पढ़ने पर। इसमें आए वस्तु वर्णन इसका प्रमाण है। इसमें आए वस्तु वर्णन से हम पता लगा सकते हैं कि इति व्रतात्मक ऐतिहासिक स्वरूप लिए हुए हैं। द्वीप है, नगर है, राजभवन, दुर्ग, सरोवर यात्रा, समुद्र है, आक्रमण, युद्ध, मंत्रणा, दूत प्रेषण, दूत को भेजना, पुत्र जन्म, विवाह, जल क्रीड़ा, रूप सौंदर्य और संयोग और वियोग का विस्तृत वर्णन देखने से हम पता लगा सकते हैं कि पद्मावत इति व्रतात्मक है और साथ साथ रसात्मक भी है। दूसरी बात है कि जायसी प्रकृति सौंदर्य के पारखी हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रकृति को बहुत बारीकी से इन्होंने अपने काव्य में लिखा है। उनका हृदय प्रकृति की मनोरम और मंजुल क्रीड़ाओं को देखकर मयूरवत नृत्य करता हुआ भाव विभोर उठता है।
जायसी जी का हृदय है वो अपनी रचनाओं में प्रकृति का खूब वर्णन उन्होंने किया है। तो उनका जो हृदय वो प्रकृति की मनोरम और मंजुल माने सुंदर क्रीड़ाओं को देख करके मयूरवत यानी मोर की तरह नाचने लग जाता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के शब्दों में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद आलोचक वो कहते हैं कि जायसी जी ने मानव की चिर सहचरी प्रकृति नटी के क्रीड़ाकलाप को भावपूर्ण दृष्टि से देखा है और तथा प्रकृति के व्यापारों के साथ मानव व्यापारों का साम्य स्थापित करते हुए सूक्ष्म मनोभावों के सरस और सुंदर चित्र अंकित किए हैं। यही कारण है कि जायसी का पद्मावत प्रकृति घटी पर अंकित मानव मनोभावों का आकर्षक चित्र है। ये बात द्वारका प्रसाद जी कहते हैं। और जायसी की रहस्य भावना भी उनके काव्य की महत्तम उपलब्धि है। तीसरी बात यह है कि पद्मावत श्रृंगार रस प्रधान काव्य। कैसा रस इसमें ज़्यादा है? रस है श्रृंगार रस प्रधान है, या विशेष वाले में लिख सकते हैं श्रृंगार रस प्रधान महाकाव्य है ये। और श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग दोनों का इन्होंने लिया है इसमें आद्यतन रति नामक स्थायी भाव की पूर्णतः अभिव्यंजना हुई है। शुरू में प्रारंभ आद्यंत माने आदि से लेकर अंत तक रति नामक स्थायी भाव जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्यारे विद्यार्थियों, उसका अभिव्यंजना उसमें हुई है। किंतु अंत में करुण रस की अवतरणा दिखी, अंत में करुण रस की प्रधानता है। इतने पर यह स्पष्ट होता है कि जायसी ने श्रृंगार रस के साथ बड़े मनोरम चित्र अंकित किए हैं श्रृंगार रस के, और संयोग और वियोग में से वियोग को गहन भूमिका प्रस्तुत किया है। जो वियोग संयोग के जो श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो वियोग श्रृंगार का इन्होंने ज़्यादा वर्णन किया है। जायसी की भाषा अवधि, ध्यान रखना है जायसी की भाषा कौन सी है या पद्मावत की भाषा कौन सी है? अवधि भाषा। या विशेष वाले पॉइंट में लिखेंगे हम, अवधि भाषा का है ये ग्रंथ। और इनके काव्य में अवधि भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य देखने को मिलता है। भाषा में तद्भव शब्दों का बाहुल्य है, तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का कम, तद्भव का ज़्यादा किया गया है। अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग अत्यल्प यानी बहुत ही कम है। अरबी फारसी शब्दों क्षमा करना, अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जो कि बहुत कम है। और इनकी शैली मसनवी शैली, ध्यान रखना मसनवी शैली का प्रयोग किया गया। मसनवी शैली में ये आपकी जो गुरु आराधना है, अपने ईश्वर इष्ट आराधना है, वो प्रारंभ में इस प्रकार से लिखी जाती है, दोहा चौपाई शैली में होती है। तो इस प्रकार से मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। और जायसी जी पांचवी बात है कि जायसी जी ने प्रायः सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है। दृश्य अनुसार सादृश्य मूलक यानी जैसा दृश्य है उसी अनुसार अलंकारों का प्रयोग किया है। उनके द्वारा मानव मनोभावों की बड़ी रमणीय अभिव्यंजना की गई है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग जायसी जी ने सर्वाधिक मात्रा में किया। ज़्यादा अलंकार कौन से काम में लिए इन्होंने? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आप प्रश्न के उत्तर में भी लिख सकते हैं अगर इस पाठ से इस प्रश्न आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाओं का वर्णन अगर पूछे कि उनकी लिखने की पद्धति, काव्य कला क्या है, तो उसमें आप ये प्रश्न में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकातिशोक्ति, अतिशोक्ति में भी रूपकातिशोक्ति अलंकार का अधिक प्रयोग इन्होंने किया। और इनका प्रयोग काव्य में अर्थ गांभीर्य और भावोत्कर्ष में सहायक हुआ है। इनका प्रयोग इन्होंने काव्य में गंभीरता लाने के लिए, अर्थ की गंभीरता को लाने के लिए, अर्थ गांभीर्य में, और भावोत्कर्ष ने भावों का उत्कर्ष उन्नति करने के लिए, भावों को बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। छठी बात अगर बात करें 6 पर कि जायसी जी ने प्रमुखतः दोहा चौपाई छंद में ही अपनी रचनाएं लिखी है। ये जो पद्मावत है वो कौन सी छंद में लिखा है? दोहा चौपाई में। जैसे रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा है, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहीं ना कहीं पद्मावत से ही ये चीज़ सीख ली है, दोहा चौपाई शैली में जो रामचरितमानस लिखा है। तो दोहा चौपाई छंद में अपने काव्य की सृजना की। डॉक्टर शंभुनाथ जी ने इस पद्धति को कड़वकबद्ध छंद पद्धति कहा है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह एक विद्वान हैं, उन्होंने इनको कड़वकबद्ध छंद पद्धति, कड़वकबद्ध छंद, ये इसका नाम दिया दोहा चौपाई शैली को। इसमें 7 चौपाइयाँ चलती है अर्दाली, उसके बाद में एक दोहा आता है। तो इस प्रकार का जो क्रम होता है, चौपाई फिर दोहा फिर चौपाई फिर दोहा, ये जो है कड़वकबद्ध छंद पद्धति डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने कहा है। जायसी 7वीं बात है कि जायसी का पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्य है। प्रेमाख्यानक माने प्रेम से परिपूर्ण ये घटना कहानी है।
कथा है। जो भारतीय प्रेम पद्धति के आधार पर जो काव्य लिखे गए हैं उसमें न तो प्रेम की महिमा को सही तरह से निरूपित किया गया है और न उसके महत्व को। जायसी का पद्मावती इसका अपवाद है। इनकी प्रेम पद्धति में प्रेम की पीड़ा भी है, विरह वेदना और अनुपम सौंदर्य का विशेष स्थान दिया जाता है। और जायसी का विरह वर्णन तो विशेषकर नागमती का विरह वर्णन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आता है प्यारे विद्यार्थियों। जायसी का जो विरह वर्णन है, श्रृंगार का जो वियोग पक्ष है, विरह वर्णन, तो विशेष करके जो नागमती का जो विरह वर्णन है वो अद्वितीय वस्तु है। प्यारे विद्यार्थियों, नागमती कौन है और पद्मावती कौन है? पद्मावती प्यारे विद्यार्थियों सिंगल द्वीप, जो श्रीलंका का माना जाता है सिंगल द्वीप, वहाँ की महारानी थी, राजकुमारी थी। महारानी क्या, राजकुमारी थी। उसका नाम था पद्मावती। और एक तोता होता है जो यहाँ पर इसमें अगर सूफी काव्य की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु का प्रतीक है, हीरामन तोता है। और एक राजा चित्तौड़ का है, चित्तौड़ का राजा है, चित्तौड़ राजस्थान का राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह। वह राजा रतन सिंह चित्तौड़ में राज्य करता है और उसके बाग में जो है हीरामन तोता आता है और वह तोता आकर के पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है। किसके समक्ष? राजा रतन सेन के समक्ष। तो राजा रतन सेन के हृदय में राजकुमारी पद्मावती जो सिंगल द्वीप की राजकुमारी है उसके प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाती है। जबकि राजा रतन सिंह पहले से विवाहित है और राजा रतन सिंह की पहली जो रानी है वो है नागमती। ठीक है, ये रानी है नागमती। तो वह हीरामन तोता जब आकर के पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करते हैं, वह तोता बोलने वाला तोता है हीरामन तोता, तो वह आकर के राजा रतन सेन से पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करता है। तो राजा रतन सिंह के हृदय में राजकुमारी पद्मावती के प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाती है और राजा रतन सिंह पद्मावती को अपनी रानी बनाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। तो वो राजा रतन सेन हैं, वो सिंगल द्वीप चले जाते हैं। इधर हीरामन तोता उड़ करके फिर पद्मावती के पास चला जाता है और पद्मावती के पास में जाकर राजा रतन सेन के सौंदर्य का, राजा रतन सेन के पराक्रम का वर्णन करता है। तो राजा राजकुमारी पद्मावती के हृदय के भीतर भी रतन सेन के प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं, प्रेम भावना यानी एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। तो इधर नागमती है, जब राजा रतन सेन है वो सिंगल द्वीप चले जाते हैं, हीरामन तोता आ जाने पर, हीरामन तोता के बहकाने पर, कहने पर वो राजा रतन सेन सिंगल द्वीप चले जाते हैं। तब नागमती पीछे से वियोग में जो है पीड़ित होती है, वियोग अवस्था में पीड़ित होती है और उसी अवस्था का वर्णन इन पदों में प्यारे विद्यार्थियों किया है। नागमती वियोग खंड, जो कि हिंदी साहित्य में वियोग की क्षेत्र में सबसे बड़ा अद्वितीय ये अनूठी रचना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो समझ में आ गया। नागमती रतन सेन की पत्नी है और जो है रतन सेन है वो सिंगल द्वीप पद्मावती से मिलने जाता है या उनसे विवाह करने के लिए जाता है। इधर पीछे से नागमती है वो प्रियतम रतन सेन के लिए वियोग में तड़पती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थी ये तो थी कथा। तो हम आज पहले पढ़ते हैं दो पदों को। नागमती चितरहूँ पतहेरा। देखिए नागमती वियोग खंड पद्मावत काव्य से। नागमती चितौरु पतहेरा, पिहूँ जो गए पुन कीन न बेरा। नागर काहू नारी बस पैरा, ते मोर पिहूँ मोसो ऐरा। सुआ काल हुई लेंग पीहू, पीहू नहीं जात जात बरु जीहू। भयो नारायण बावन कैरा, राजा राज करत राजा बलचरा। करन पास लीन्यु के छंदो, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदो। मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी। लेगा कृष्ण गरुड़ लोपी, कठिन बिचो हजी किमि गोपी। सारस जोरी को हरी, मारी बिया दालीन। जूरी जूरी पिंजर हो बई, बिरे काल मुईदीन। प्यारे विद्यार्थी, ऊपर वाली 7 पंक्तियाँ चौपाई है और जो 16-16 मात्राओं का छंद होता है और आगे फिर दोवा छंद है। ठीक है, तो ये 13 और 11 के क्रम से होता है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों ये 2 और चौपाई शैली में लिखी हुई है
जिसमें हम कड़वकबद्ध शैली भी कहते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला पद पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने योग्य हैं, तो इसको आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं नागमती। प्रस्तुत प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से उद्गृत है, अवतरित है। ठीक है, पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से उद्गृत है। और इसमें राजा रतन सेन के चित्तौड़ से चले जाने, मैंने बता दिया आपको, राजा रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप जाते हैं। तो रतन सेन के चित्तौड़ से जाने के बाद उनका किसी भी प्रकार का कोई समाचार नागमती को नहीं मिलता है। इस प्रकार से नागमती के मन में आशंका होती है कि कहीं किसी नारी ने उसके पति को वश में तो नहीं कर लिया, और इसी आशंका और इसी विरह वेदना, वियोग वेदना से उसके मन में की जो दशा या आशंका है उसका वर्णन इसमें किया गया है पहले पद में कि नागमती चितरऊं पत हेरा पीऊं जो गए पुनि की नैन फेरा। अर्थात नागमती चितौरो मन चित्तौड़, पथ मन रास्ता, हेरा मन देखा, पीऊ मन प्रियतम। प्रियतम कौन? रतन सेन। जो गए मन चले गए हैं, पुनि मन फिर से, कीन न फेरा मन लौटे हैं, फिर से लौटे नहीं हैं। अब देखिए इसका अर्थ, नागमती अपने मन की आशंका को व्यक्त करते हुए कि कहीं कोई नारी ने मेरे पति को अपने प्रेम जाल में तो नहीं फंसा लिया और कहीं वश में नहीं कर लिया है, इस कारण से ही कोई समाचार वहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो नागमती के मन में स्त्री स्वभाव से शंका होती है, तो वो शंका प्रकट करती हुई मन की शंका को प्रकट करते हुए यहाँ पर वर्णन करते हैं, वियोग दशा का वर्णन करते हुए जायसी जी कहते हैं कि नागमती चितरऊं पत हेरा। नागमती रात दिन है वो चित्तौड़ के रास्ते को एकटक देखती रहती है, हेरा मन देखती रहती है। नागमती अपने पति के इंतजार में चित्तौड़ के मार्ग को एकटक देखती रहती है कि अब कब मेरे प्रियतम आएंगे। तो इस प्रकार से नागमती अपने चित्तौड़ के पथ को हेरा मन एकटक देखती रहती है। पीऊ जो गए पुनि कीन न पेरा, मेरे प्रियतम यहाँ से चले जाने के बाद में फिर से नहीं लौटे हैं। प्रियतम यहाँ से चले जाने के बाद में फिर से नहीं लौटे हैं। ठीक है, जो पिए जो गए पुनि कीन न पेरा, पीऊ जो मैंने जैसे चले गए हैं, पुनि मैंने फिर से, कीन मैंने किया, न मैंने नहीं, फेरा मैंने लौटे, फिर से जब चले गए हैं फिर से वो नहीं लौटे हैं। और नागर काहू नारी बस परा, ते ही मोर पीऊं मोसो हरा। नागर मैंने चतुर या रसिक, चतुर रसिक जो प्रियतम है, काहू मैंने किसी नारी मैंने नारी के, स्त्री के बस में, परा मन पड़ गए हैं, किसी नारी के प्रेम जाल में या प्रेम से वशीभूत होकर कहीं उसके बस में नहीं हो गए हैं। जहाँ नागमती आशंका व्यक्त कर रही है कि कहीं मेरे पति जो चतुर नागर रसिक जो मेरे प्रियतम है वो काहू मैंने किसी नारी मैंने स्त्री के बस में तो नहीं हो गए हैं, किसी नारी के प्रेम जाल में फंसकर उसके वशीभूत तो नहीं हो गए हैं। तेई मोर पीऊ मोसो हरा, तेई मैंने उसने, मोर मैंने मेरे, पीऊ मैंने प्रियतम, मोसो मैंने मुझसे, हरा मैंने हरण कर लिया, छीन लिया है। उसी नारी ने, तेई मैंने उसी ने किसी ने, उस नारी ने मोर मने मेरे, पीऊ मने प्रियतम, मोसो मने मुझे, मेरे प्रियतम मुझसे, मोसो मने मुझसे, हरा मने हरण कर लिया, छीन लिया, कि मेरे प्रियतम ने, मेरे उस नारी ने कहीं मेरे प्रियतम को मुझसे छीन तो नहीं लिया, हरण तो नहीं कर लिया। आगे देखिए, सुआ काल होई लेऊंगा पीऊ। सुआ मने जो हीरामन तोता है, सुआ मने तोता, तोता कौन सा? हीरामन तोता। हीरामन तोता मेरे लिए काल होई, मैंने काल बन करके आया है। हीरामन तोता क्यों तो यहाँ आता और क्यों आकर के उस नारी का वर्णन करता और क्यों उस नारी के वर्णन के साथ मेरे पति यहाँ से चले जाते, इसीलिए वह सुआ है, सब उस सुए के बहकावे में आकर के हुआ है। तो क्यों तो वो सुआ हीरामन तोता वो मेरे लिए क्या बन के आया? काल बन के आया। सुआ काल होई लेऊंगा पीऊ, कि वह तोता है मेरे लिए काल बन करके आया और लेऊंगा पीऊ, मेरे प्रियतम को लेकर के चला गया। पीऊ मैंने प्रियतम को लेऊंगा मैंने लेकर चला गया, कि वह तोता आया और आकर के बहका करके मेरे प्रियतम को लेकर के चला गया। पीऊ नहीं जात जात बरु जीव। नागमती कहती है कि भले ही मेरे प्रियतम नहीं जाते तो अच्छा होता। पीऊ नहीं जात, पीऊ मने प्रियतम, नहीं मने नहीं, जात मने जाते, और तो जात बरु जीव,
जाते मने जले जाते, बरु मने भले ही, जीव मने हृदय या प्राण चले जाते, कि मेरे अच्छा होता कि मेरे प्रियतम यहाँ से नहीं जाते, भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाते। इस प्रकार का वर्णन यहाँ नागमती बड़ी दयनीय स्थिति में कर रही है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर अंतर कथाएँ आएगी, उससे जो छल या भय का जो माहौल है वो देखिए किस प्रकार से व्यक्त हुआ है कि भयउ नारायण बावन करा और राज करत राजा बलि छरा। अर्थात भयउ मैंने हो गया, नारायण मैंने नारायण, बावन करा मैंने बावन अवतार, राज करत मैंने राज्य करते हुए, राजा बलि मैंने राजा बलि, छरा मैंने छल लिया, छल ली कपट कर लिया, छल लिया, देखिए ठग लिया। देखिए कैसे कि जिस प्रकार से वह तोता उसी प्रकार से मुझे ठग करके मेरे प्रीतम को लेकर के चला गया है, जिस प्रकार से नारायण भगवान ने, भगवान विष्णु ने नारायण का, भगवान विष्णु, नारायण माने भगवान विष्णु, कि भगवान विष्णु ने बावन भगवान का अवतार करके, बावन का अवतार करके राज्य करते हुए राजा बलि को छल दिया था, ठग लिया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से उस तोते ने भी मेरे प्रियतम को मुझसे हरण कर लिया, ठग लिया। कर्ण पास लीनेऊ के छंदू, देखो और क्या कथा आती है अंतर्कथा कि कर्ण मने कर्ण, महाभारत का पात्र योद्धा कर्ण, कुंती पुत्र, सारथी पुत्र, राधेय कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण। तो कर्ण पास लीनेऊ के छंदू, कि कर्ण के पास में जाकर के लीनेऊ मने ले लिया, के छंदू, छंदू मने छल करके, ठग लिया, छल करके, कपट करके, विप्र रूप मने ब्राह्मण, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण रूप मने ब्राह्मण का रूप धारी मने धर करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके, झिलमिल इंदु, झिलमिल मने कानों के कुंडल और जो कवच थे, इंदु का अर्थ होता है इंद्र यहाँ पर, कि जिस प्रकार से इंद्र ने महाभारत की कथा में, या महाभारत की कथा में जिस प्रकार से इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और कवच है वो ब्राह्मण का रूप धारण करके छल से ले लिए। ठीक है, किसने लिए थे? इंद्र ने। किससे? कर्ण से। क्या ले लिए? कवच और कुंडल। कैसा बन करके? ब्राह्मण का रूप धारण करके, कपट करके। और मानत भोग गोपीचंद भोगी और ले अपसवा जलंधर जोगी। मानत मने मान करके या पढ़ करके, भोग विलास में मगन होकर के, मानत मने मगन होकर के, भोग गोपीचंद भोगी, कि राजा गोपीचंद थे, तो राजा गोपीचंद जो विषय भोग में मगन थे, उसको जिस प्रकार से ले गया या लेकर के चले गए। कौन? अपसवा मने लेकर के चले गए, अपसवा मने ले जाना। कैसे? कौन लेकर के चला गया? जलंधर जोगी, योगी, जोगी मने योगी, जालंधर नाथ, ये नाथों के प्रमुख गुरु है, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, ये आपके अलग अलग योगी, आपके इसके बड़े बड़े योगी हैं नाथों में। तो जालंधर नाथ ने जिस प्रकार से भोग में मग्न गोपीचंद को योग का ज्ञान दे करके उसको अपने साथ में लेकर के चले गए, उसी प्रकार से वह हीरामन तोते ने मेरे पति रतन सेन को वो बहका करके ले करके चला गया। ये यहाँ पर बात बताइए। लेगा कृष्ण गरुड़ अलोपी, लेगा मैंने लेकर के चला गया, कृष्ण ही मैंने कृष्ण को, गरुड़ का मतलब यहाँ पर अक्रूर जी से है। गरुड़ के जो है ये वंशज है अक्रूर जी, या गरुड़ के अवतार माने जाते हैं अक्रूर जी। तो अक्रूर जी ने जिस प्रकार से कृष्ण को जो है, महाभारत की कथा में हम देखते हैं कि अक्रूर जी आते हैं कृष्ण और बलराम को, वहाँ कंस जब मल्ल युद्ध का निमंत्रण देता है वहाँ पर लेकर के जाते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से कृष्ण को अक्रूर जी है अलोपी मैंने गायब कर दिया, जैसे कृष्ण जी ने, जैसे अक्रूर जी ने कृष्ण को वहाँ मथुरा से या वृंदावन से, गोकुल से कृष्ण को अक्रूर जी ने कृष्ण को मथुरा लेकर के चले गए और गायब हो गए, अलोपी मने अदृश्य हो गए। और कठिन बिछोह जिये कि मैं गोपी, इसलिए उनके कृष्ण के चले जाने पर कठिन बिछोह मने वियोग, कठिन वियोग को सहन करना पड़ा।
किसको? गोपियों को। गोपियाँ हैं, कृष्ण के बिना वियोग से व्याकुल होने लगी, कठिन वियोग को सहन करना पड़ा उसको। जिये ही कि में गोपी, किस प्रकार से वो जिये मैंने जीवित रहेगी? किमी मैंने कैसे? गोपी मैंने गोपी, गोपी किस प्रकार से जीवित रहेगी? कृष्ण के वियोग में किस प्रकार से जीवित रहेगी? अब देखिए ये अंतर कथाएँ आई है। सारस जोड़ी कौन हरी, कि हम दोनों की सारस की जोड़ी थी। यहाँ पर नागमती कहती है मेरे और मेरे पति रतन सेन की जोड़ी सारस की जोड़ी के समान थी। जैसे सारस की जोड़ी में बहुत प्रेम होता है, कहा जाता है कि सारस की जोड़ी में किसी का एक का बिछुड़ हो जाने पर दूसरा उसके वियोग में प्राण दे देता है। तो ऐसे सारस की जोड़ी कौन हरी, कि हम दोनों की सारस की जोड़ी में से किसी ने एक का किसने हरण कर लिया। कौन हरी मन किसने हरण कर लिया, यानी सारस की जोड़ी में से किसी ने मेरे एक जोड़ी का, एक सारस का या मेरे प्रियतम का हरण कर लिया। किसने हरण कर लिया? मारी बियादा लीन, क्या किसी बियादा मने बहेलिया ने या फिर शिकारी ने उसको कहीं मार तो नहीं दिया है। जूरी जूरी पिंजर हो भई, जूरी जूरी यानी नागमती कहते हैं कि मैं अपने प्रियतम के वियोग में, उनके वियोग में इस प्रकार से जूरी जूरी पिंजर हो भई, मैंने झुर झुर करके उनकी याद करते करते उनके वियोग में मैं पिंजर हो भई पिंजर हो भई, मैंने पिंजर मैंने अस्थि पंजर हो भई, मैंने हो गई, मैं एकदम दुबली पतली और हड्डियों का ढांचा मात्र हो गई हूँ, अस्थि पंजर हो गई हूँ। विरह काल मोहि दीन, और विरह वेदना के कारण ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण ही हर लेंगे। अर्थात उस तोते ने मुझे विकट विरह रूपी काल है वो मुझे दे दिया है, उस तोते ने मुझे विरह रूपी काल है वो दे दिया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी ये पद था, और विशेष वाले पॉइंट में कवि ने इस पद में अनेक अंतर कथाओं का सहारा लिया है और अंतर कथाओं के माध्यम से छल को अत्यधिक रूप से प्रमुखता की ओर संकेत किया है। नागमती के माध्यम से ये बात आप लिख सकते हैं, नागमती के माध्यम से भारतीय नारी का रूप है वो प्रस्तुत किया है। नागमती एक तरह से प्रोसित पति का नायिका है, क्योंकि उसका पति प्रदेश चला गया है, तो प्रोसित पति का नायिका के रूप में चित्रित किया गया नागमती को। रूपक, दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। रूपक, दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश, साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थी उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो ये अलंकार भाषा कौन सी है? अवधि भाषा है। रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार है, अवधि भाषा है, रूपक, दृष्टांत, पुनरुक्ति, उपमा अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ आपको ये पद समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों दूसरा पद पढ़ाएंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, और वैसे भी ये 32 मिनट से ऊपर का हो गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम एक ही पद को लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में ये जो दूसरा पद है प्यारे विद्यार्थियों में आगे के वीडियो में हम पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज अगर इसको और समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर 50-45 मिनट तक चला जाएगा। तो आज मैं केवल एक ही पद पढ़ाता हूं आपको। और इससे पहले मोहम्मद जायसी जी का जो व्यक्तित्व है, लेखन है, वो आप उसको पढ़ना ठीक प्रकार से। और इस पद को बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में अक्सर ये आता है। नागमती चितरहूँ पथेरा बहुत महत्वपूर्ण है ये व्याख्या। तो इस व्याख्या को आप ठीक प्रकार से समझना, फिर से देख करके समझना, नोट्स बनाना और इसको याद करना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।